मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क TV9 में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9। अमेरिका ने काबुल एयरपोर्ट पर क्यों किया फिर हमला होने का दावा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्लिंकन से अफगान संकट पर क्या बात की है। अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों की वापसी में आई तेजी और तालिबान ने किया बिना किसी विरोध के पंजशीर में हुए दाखिल होने का दावा। देखते हैं टॉप 9 अफगान संकट। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का मानना है कि अगले 24 से 36 घंटों में काबुल हवाई अड्डे पर हमला हो सकता है। राष्ट्रपति ने शनिवार को कहा कि अमेरिकी सैन्य कमांडरों का मानना है कि काबुल हवाई अड्डे पर घातक फिदायीन विस्फोट जैसा एक और आतंकी हमला होने की आशंका है। विदेश मंत्री एस जयशंकर से अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने शनिवार को फोन पर बात की। दोनों नेताओं के बीच अफगानिस्तान के हालात को लेकर चर्चा हुई। तालिबान संकट के बीच दोनों नेताओं के बीच ये तीसरी बार बातचीत हुई है। भारत ने UNSC के एजेंडे पर विचारों का आदान प्रदान करने की बात कही। पेंटागन के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने शनिवार को मीडिया से कहा कि शुक्रवार के ड्रोन हमले में ISIS खुरासान के 2 लोग मारे गए हैं और एक घायल हो गया है। अमेरिकी फोर्स ने काबुल हवाई अड्डे पर हुए धमाकों के 48 घंटे से भी कम समय में जवाब दिया। अमेरिका ने काबुल हवाई अड्डे पर तैनात अपने सैनिकों की वापसी प्रक्रिया तेज कर दी है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने कहा कि शनिवार को वॉशिंगटन ने अपने सहयोगी देशों से बात करने के बाद ये कदम उठाया है। काबुल हवाई अड्डे पर 4000 से भी कम अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं, जबकि पहले 5800 अमेरिकी सैनिक तैनात थे। ब्रिटेन ने अफगानिस्तान से अपना रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म कर दिया है। ब्रिटेन की आखिरी फ्लाइट ने काबुल से शनिवार को उड़ान भरी। ब्रिटेन के दावे के मुताबिक उसने करीब 15,000 ब्रिटिश और अफगानी नागरिकों को निकाला है। ब्रिटिश PM बोरिस जॉनसन ने कहा कि 31 अगस्त के बाद भी वो फंसे लोगों को बाहर निकालने में मदद करेंगे। तालिबान को कूटनीतिक रूप से मान्यता देने को लेकर अमेरिका ने कहा है कि वो संगठन से बातें नहीं काम चाहता है और प्रतिबद्धताओं पर उसके खरा उतरने की उम्मीद भी करता है। वहीं तालिबान ने साफ कर दिया है कि वे चाहते हैं कि अफगानिस्तान में अमेरिका की राजनयिक उपस्थिति बनी रहे। तालिबान ने दावा किया है कि इस्लामिक अमीरात की सेना ने शनिवार को बिना किसी विरोध और खून खराबे के पंजशीर में प्रवेश कर लिया। इस दौरान विरोधी पक्ष से उनकी कोई लड़ाई नहीं हुई। दूसरी ओर नॉर्दर्न अलायंस प्रमुख अहमद मसूद के समर्थकों ने तालिबान के दावों को खोखला बताया। अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी के देश छोड़ने पर चुप्पी तोड़ी। उन्होंने अशरफ गनी के देश छोड़ने को उन्होंने वादा तोड़ने वाला करार दिया। सालेह के मुताबिक वो अपने वादे पर अडिग नहीं रह सके। अमरुल्लाह सालेह ने कहा कि वो पीछे नहीं हटेंगे। सालेह ने कहा कि वो अफगानिस्तान से भागकर अपमान और ऐतिहासिक शर्म का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। सालेह ने बताया कि उन्हें मित्र देशों की ओर से अफगानिस्तान से निकलने के लिए चार्टर्ड प्लेन की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने इसे लेने से इनकार कर दिया। सालेह ने दावा किया कि पंजशीर घाटी अफगानिस्तान का एकमात्र ऐसा इलाका है जो तालिबान की पहुँच से बाहर है। तालिबान का दावा, जल्द करेंगे मंत्रिमंडल का ऐलान। TV9 भारतवर्ष से तालिबान के प्रवक्ता ने किन मुद्दों पर की बात और किस लोक गायक का तालिबान के लड़ाकों ने की बेरहमी से हत्या। देखते हैं टॉप 9 तालिबानी राज। तालिबान ने ऐलान किया है कि वो 1 हफ्ते के अंदर अफगानिस्तान में बनने वाली सरकार के मंत्रिमंडल की घोषणा करेगा। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स से बातचीत में तालिबान के प्रवक्ता ने कहा कि ये अनुमान लगाना मुश्किल है कि महिलाएं अफगानिस्तान में कैबिनेट का हिस्सा होंगी या नहीं। तालिबान प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने TV9 भारतवर्ष से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि काबुल में धमाके उन इलाकों में हुए जहां सुरक्षा की जिम्मेदारी विदेशी सेनाओं के हाथ में है। उनके मुताबिक काबुल में अब हालात बेहतर हो रहे हैं। उन्होंने भरोसा दिया कि तालिबान काबुल में फंसे भारतीयों की सुरक्षा का ध्यान रखेगा। सुहेल शाहीन ने TV9 भारतवर्ष से बातचीत में कहा कि कश्मीर पर तालिबान की नीति बिल्कुल साफ है। तालिबान कश्मीर पर पाकिस्तान का साथ नहीं देगा और किसी भी आतंकी संगठन को अपने देश की जमीन का इस्तेमाल नहीं करने देगा। मुल्ला उमर और मसूद अजहर की मुलाकात को लेकर उन्होंने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। तालिबान प्रवक्ता ने कहा कि विदेशी सैनिकों की जाते ही ISIS खुरासान को भी खत्म कर दिया जाएगा। ISIS की जड़ें अफगानिस्तान में नहीं जमने दी जाएंगी। उनके मुताबिक ISIS के लोग अफगानी नहीं बल्कि बाहरी हैं। सुहेल शाहीन ने कहा कि अमेरिका को 31 अगस्त तक वापस जाने का वादा निभाना चाहिए। TV9 भारतवर्ष से बातचीत में तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने कहा कि अफगानिस्तान में महिलाओं को शिक्षा के लिए छूट देने के वादे पर तालिबान कायम है। उन्होंने दावा किया कि अफगानिस्तान में महिलाएं दफ्तर जाने लगी हैं और सभी प्रांतों में स्कूल भी खोल दिए गए हैं। तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने काबुल एयरपोर्ट पर गोलीबारी को लेकर सफाई दी और कहा कि फायरिंग का मकसद भीड़ को कंट्रोल करना था। वेस्टर्न कंट्री ले जाने के ऐलान के बाद लोगों की भीड़ बढ़ी है। उन्होंने कहा कि तालिबान शांति चाहता है और सिर्फ अमेरिका के छोड़े हथियारों का इस्तेमाल अफगानिस्तान की सुरक्षा और आतंकियों से लड़ने में किया जाएगा।
तालिबान ने काबुल हवाई अड्डे से ज्यादातर अफगानों को निकलने की उम्मीद खत्म कर दी है। तालिबान ने उनके एयरपोर्ट पहुंचने के हर संभावित रास्ते को बंद कर दिया है। वेस्टर्न लीड्स ने भी मान लिया है कि उनकी वापसी उनके नागरिकों और कुछ स्थानीय मददगारों के बगैर ही होगी। अफगानिस्तान के अंदराब में तालिबान की बर्बरता सामने आई है। शनिवार को तालिबान ने लोकगीत गायक फवाद अंदराबी का बेरहमी से कत्ल कर दिया। फवाद घाटी और इसके लोगों के लिए खुशी ला रहे थे। उन्होंने गाया था कि हमारी खूबसूरत घाटी, हमारे पूर्वजों की जमीन तालिबान की क्रूरता के आगे नहीं झुकेगी। अफगानिस्तान के समांगन प्रांत से शराब को जलाने की तस्वीरें सामने आई हैं। शराब को तालिबान ने जलाकर नष्ट किया। ये शराब समांगन की राजधानी ऐबक में गवर्नर हाउस और पुलिस मुख्यालय से बरामद की गई, जिसे जुमे की नमाज के बाद आग लगाकर बर्बाद किया गया। किसने कहा दिल तोड़ने वाली है अफगानिस्तान से वापसी? अफगान शरणार्थियों के साथ क्या मोलभाव कर रहा है पाकिस्तान और कहां हुआ अफगान महिलाओं के समर्थन में प्रदर्शन? देखते हैं टॉप 9 बैटल ऑफ अफगान। ब्रिटेन के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल सर निक कार्टर ने अफगानिस्तान से वापसी को दिल तोड़ने वाला करार दिया है। ब्रिटेन के राजनयिक कर्मचारियों और सैनिकों को लेकर रॉयल एयरफोर्स का एक विमान शनिवार को लंदन के उत्तर पश्चिम में RAF ब्रिज नॉर्टन एयरबेस पर उतरा। अफगानिस्तान में बिगड़ते हालात के बीच अमेरिका दोस्तों के साथ दुश्मनों को साध रहा है। बाइडेन प्रशासन ने अफगानिस्तान मुद्दे को लेकर पहली बार चीन से बात की। हालांकि दोनों देशों के बीच ताइवान, साउथ चाइना सी, उइगर, तिब्बत और हांगकांग जैसे अनगिनत मुद्दों पर तनाव चरम पर है। अमेरिकी सेना के रेस्क्यू ऑपरेशन के मद्देनजर अफगान नागरिकों को अमेरिका में शरण देने को लेकर सवाल उठने लगे हैं। नाराज रिपब्लिकन नेताओं की संख्या भी बढ़ रही है। अफगान शरणार्थियों के मुद्दे पर पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी अपने बयान से पलट गए हैं। पाकिस्तान की इमरान सरकार ने अफगानिस्तान से आने वाले लोगों को पाकिस्तान में रुकने के लिए शर्तों के साथ मंजूरी दी है। अफगानिस्तान से पाकिस्तान आने वाले लोगों के लिए वहां के दरवाजे तो खोले गए हैं, लेकिन संकट में फंसे अफगानियों से इस समय भी पाकिस्तान मोलभाव कर रहा है। तालिबान के कब्जे के बाद से ही अफगानिस्तान आर्थिक संकट से जूझ रहा है। वर्ल्ड बैंक, IMF और अमेरिकी प्रतिबंध के बाद हालात और खराब हो गए हैं। लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं है। इससे गुस्साए सैकड़ों लोगों ने काबुल की सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। फ्रांस की राजधानी पेरिस में अफगान महिलाओं के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में अफगान के लोग भी शामिल हुए। प्रदर्शनकारी हाथों में प्ले कार्ड और बैनर लिए दिखे, जिसमें अफगान महिलाओं की सुरक्षा की अपील लिखी थी। प्रदर्शन को कई संगठनों से सहयोग मिला। पिछले हफ्ते भागकर दोहा पहुंचे अफगान पत्रकार बिलाल सरवरी ने काबुल में निकासी के लिए पश्चिमी देशों की आलोचना की और इसे पश्चिमी देशों की विफलता करार दिया है। सरवरी वर्तमान में कतर में अपने परिवार के साथ एक परिसर में रह रहे हैं और कनाडा जाने के लिए अपने दस्तावेजों के इंतजार में हैं। संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज ने अफगानिस्तान से करीब 5 लाख लोगों के पलायन का अनुमान जताया है। UNHCR ने आशंका जताई है कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो शरणार्थियों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हो सकती है। तालिबान के चंगुल से निकलकर बेल्जियम पहुंची मासूम बच्ची की खुशी की तस्वीर ट्विटर पर ट्रेंड हो रही है। अपने परिवार के पीछे चलती ये लड़की ब्रसेल्स पहुंचने के बाद खुशी से उछलते हुए दिख रही है। सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे साल की सबसे अच्छी तस्वीर करार दिया है। पीएम मोदी आज मन की बात में लोगों से रूबरू होंगे, जबकि गृह मंत्री अमित शाह अपने गुजरात दौरे में किसका जानेंगे हाल। ईडी का समन मिलने के बाद अभिषेक बनर्जी ने किसे दी है चुनौती? आखिर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने बात ही बात में राहुल पर क्यों कसा तंज? देश की अहम खबरों को जानने के लिए देखिए टॉप 9 राष्ट्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे एक बार फिर लोगों से रूबरू होंगे। मन की बात कार्यक्रम का ये 80वां संस्करण होगा। उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैक्सीनेशन के साथ अफगान समस्या पर भी बोल सकते हैं। साथ ही पीएम मोदी स्कूलों के खोले जाने के मुद्दे पर भी अपनी राय रख सकते हैं। वहीं इस बार के कार्यक्रम में पीएम मोदी चित्रकूट के 2 शिल्पकारों से भी बात करते सुने जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृतसर में जलियांवाला बाग के नए स्वरूप का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने संबोधित करते हुए कहा कि 13 अप्रैल 1919 के वो 10 मिनट हमारी आजादी के चीरगाथा बन गए, जिसके कारण हम आजादी का अमृत महोत्सव मना पा रहे हैं। वहीं उद्घाटन के बाद जलियांवाला बाग को आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। बाग के अंदर 3 नई गैलरियों का निर्माण किया गया है, जबकि लोग अब यहाँ लेजर शो के साथ वाटर शो का भी आनंद ले पाएंगे।
गुजरात दौरे पर गए अमित शाह आज अहमदाबाद के निदरात गांव में पोषण अभियान योजना के तहत मिठाई बांटने के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद जिले के साथ गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की समीक्षा की। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने जिले के विधायकों, नगर निगम, नगर पंचायतों और जिला पंचायतों के प्रमुख से भी बात की और योजनाओं का हाल जाना। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा मामले में सीबीआई ने नादिया जिले से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तारी से पहले सीबीआई ने 15 जगहों पर सर्च ऑपरेशन चलाया था। वहीं इस मामले में 10 नई एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। इस तरह हिंसा मामले में अब तक 21 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। कोयला घोटाले मामले में ईडी का समन मिलने के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि उन्हें फंसाने के लिए केंद्र सरकार एजेंसियों का सहारा ले रही है। वहीं इस मामले में ईडी ने टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को 3 सितंबर को पेश होने को कहा है, जबकि उनकी पत्नी को 1 सितंबर को पेशी के लिए बुलाया है। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में अपने पुस्तक भारतीय संसद का विमोचन करने पहुंचे महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तंज कसा है। कोश्यारी ने बताया कि एक बार राहुल गांधी ने उनकी टोपी का जिक्र करते हुए सावरकर को आरएसएस का बता दिया, जबकि सावरकर कभी आरएसएस में नहीं रहे। उन्होंने कहा कि इस तरह के लोग विपक्ष का नेतृत्व करेंगे तो सरकार को संसद में हंगामे और चीख के लिए तैयार रहना होगा। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के ढेंकनाल में 395 करोड़ रुपए की परियोजना की आधारशिला रखी। परियोजना के तहत पेट्रोलियम इकाइयों का निर्माण 50 एकड़ जमीन में किया जाएगा। इसके तहत पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल, एथेनॉल और बायोडीजल के लिए लगभग 42,000 किलोलीटर की भंडारण क्षमता वाले एक आधुनिक डिपो का निर्माण होगा। परियोजना को 31 अगस्त 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इन दिनों लद्दाख दौरे पर हैं। इस दौरान ओम बिरला पेंगोंग झील भी पहुंचे, जहां बिरला ने जवानों के साथ ग्रामीणों से भी बात की। उन्होंने सेना और स्थानीय लोगों का आभार जताते हुए कहा कि देश की सेवा और सुरक्षा में इनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। ओम बिरला पहले स्पीकर हैं जिन्होंने लद्दाख का दौरा किया है। पैरालंपिक की टेबल टेनिस प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला बस थोड़ी देर बाद शुरू होने वाला है। खिताबी मुकाबले में गुजरात की भाविना पटेल का सामना चीन की झाओ यिंग से होगा। यह मैच भारतीय समय अनुसार 7:15 बजे शुरू होगा। भाविना पटेल पैरालंपिक फाइनल में पहुंचने वाली पहली टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। ईंट से ईंट बजाने वाले बयान पर खुद फंसे गुरु। अयोध्या में आज क्या बड़ा होने वाला है? किस मामले में दाखिल की गई है 400 पन्नों की चार्जशीट? कहां लोगों ने जुल्मो सितम की सारी हदें की बात। राज्यों की अहम खबरों के लिए देखिए टॉप 9 देश प्रदेश। ईंट से ईंट बजाने वाले बयान पर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सिद्धू के विवादित बयान को कैप्टन खेमा आला कमान से कार्रवाई करने की मांग कर रहा है। वहीं सीएम कैप्टन अमरिंदर और सिद्धू के बीच एक बार तलवार खींच जाने की वजह से कांग्रेस नेता हरीश रावत जल्द ही पंजाब जा सकते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज अयोध्या का दौरा करेंगे, जहां वे जन जन के राम रामायण कॉन्क्लेव का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर संस्कृति विभाग की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसका शुभारंभ ब्रह्मचारी शंखनाद और वैदिक स्वास्ति वाचन से होगा। रामायण कॉन्क्लेव के बहाने पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने यूपी सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि अगर कोई मंदिर बनाना चाहता है तो बनाए, लेकिन यूपी में राम राज्य की स्थापना भी की जानी चाहिए। TV9 भारतवर्ष से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि निजाम मुस्तफा और राम राज दोनों एक ही हैं। दिल्ली के नांगल में 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में पुलिस ने 400 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। पुलिस ने जेल में बंद 4 आरोपियों पर हत्या, गैंगरेप, जबरन रोकने, सबूत मिटाने के साथ पॉक्सो एक्ट और SC/SC एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। मामले की सुनवाई अब 31 अगस्त को पटियाला हाउस कोर्ट में होगी। मध्य प्रदेश के नीमच में एक बार फिर मानवता की हत्या की गई। चोरी के शक में पकड़े गए एक भील आदिवासी को कुछ लोगों ने बुरी तरह पीटा और उसके पैरों को गाड़ी से बांधकर दूर तक घसीटा, जिससे आरोपी शख्स की जान चली गई। इस मामले में 8 लोगों के खिलाफ हत्या और एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अभिनेता अरमान कोहली को हिरासत में ले लिया है। सूत्रों के मुताबिक छापेमारी के बाद अरमान कोहली के घर से 1 ग्राम से अधिक कोकीन जब्त की गई है। बताया जा रहा है कि जिस वक्त छापा मारा गया, अरमान उस समय नशे में थे। अरमान कोहली को पूछताछ के लिए एनसीबी के जोनल हेडक्वार्टर में रखा गया है। मोदी सरकार मुर्दाबाद!
हरियाणा में किसान आंदोलन एक बार फिर तेज हो गया है। करनाल में सीएम खट्टर का विरोध कर रहे किसानों पर पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई। लाठीचार्ज के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा ने कल शाम टोल और हाईवे का घेराव किया। दूसरी ओर राहुल गांधी ने इस घटना पर रीट्वीट कर लिखा कि फिर खून बहाया किसानों का, शर्म से सिर झुकाया हिंदुस्तान का। आंध्र प्रदेश के गुंटूर से दिल दहलाने वाला वीडियो सामने आया है। दरअसल संपत्ति विवाद में की गई 2 महिलाओं की हत्या का लाइव वीडियो फोन के कैमरे में रिकॉर्ड हो गया है। इस वीडियो में आरोपी हत्या कर भागते नजर आया। पुलिस को शक है कि हत्यारा कोई करीबी हो सकता है। ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के लिए इंदौर पुलिस ने नया प्रयोग शुरू किया है। ये नियम उन लोगों पर भारी पड़ रहा है जो जल्दबाजी में रूल्स तोड़ते हैं। दरअसल ट्रैफिक नियम तोड़ने पर अब उन्हें आधे घंटे तक ट्रैफिक व्यवस्था संभालनी होगी। पुलिस जैकेट पहनकर सड़क पर खड़ा रहना होगा। केरल में कोरोना हुआ आउट ऑफ कंट्रोल। महामारी की वजह से कहां लगाना पड़ा नाइट कर्फ्यू। झारखंड में लॉकडाउन की वजह से किस इंडस्ट्री का हुआ सबसे ज्यादा नुकसान। कोरोना से जुड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 कोरोना से जंग। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में एक बार फिर तेजी देखी जा रही है। देश भर में पिछले 24 घंटे के अंदर 45,050 नए केस सामने आए हैं, जबकि 457 मौत के साथ मरने वालों की संख्या 4,37,860 तक पहुंची है। वहीं 24 घंटे के अंदर 35,805 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। केरल में कोरोना का केस कम होने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ एक बार फिर 24 घंटे के अंदर 31,265 केस सामने आए हैं, जबकि एक दिन में 153 लोगों की इस महामारी की वजह से जान चली गई। इस तरह केरल में मरने वालों की कुल संख्या 20,466 जा पहुंची है। राज्य में अभी 2,04,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। केरल में कोरोना के आउट ऑफ कंट्रोल हो जाने के बाद अब यहाँ नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया गया है। सोमवार से पूरे राज्य में अब रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू होगा। इससे पहले राज्य सरकार ने रविवार को लॉकडाउन लगाने का भी फैसला लिया है। संभावित तीसरी लहर को देखते हुए केंद्र सरकार ने कोरोना गाइडलाइंस को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है। गाइडलाइंस के तहत सभी राज्यों से सुनिश्चित करने को कहा गया है कि आगामी त्योहारों को देखते हुए बड़ी संख्या में लोगों को एकत्रित न होने दिया जाए। गाइडलाइंस में स्थानीय प्रतिबंध लगाने के भी निर्देश हैं। कोविड वैक्सीन की पहली डोज लगाने के मामले में पहले स्थान पर रहने वाले हिमाचल प्रदेश ने दूसरी डोज के लिए भी बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक 30 नवंबर तक हिमाचल के सभी लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज भी लगा दी जाएगी। हिमाचल में अब तक 16,93,000 लोग वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हैं। दिल्ली में 24 घंटे के अंदर कोरोना वायरस के 29 नए मामले सामने आए हैं। अच्छी बात ये है कि लगातार तीसरे दिन भी राजधानी में कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई। वहीं कोरोना संक्रमण पर ब्रेक लगने के बाद दिल्ली सरकार ने 9वीं से 12वीं कक्षा के स्कूल को खोलने का निर्णय लिया है। कोरोना के कारण आई मंदी के बाद सूरत के कपड़ा व्यापारी इस बार पर्व त्योहार के मौसम को लेकर थोड़े उत्साहित नजर आ रहे हैं। पर्व त्योहार के नजदीक आने के साथ ही कंपनियों को ऑर्डर मिलने शुरू हो गए हैं। बाजार की रंगत को देख भले ही प्रोसेसिंग यूनिट के लोग उत्साहित हैं, लेकिन संभावित कोरोना की तीसरी लहर को लेकर भी परेशान हैं। कोरोना की वजह से झारखंड की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को भारी नुकसान पहुंचा है। खासकर थिएटर, मल्टीप्लेक्स की स्थिति काफी खराब हो चुकी है। आर्थिक तंगी की वजह से ज्यादातर सिनेमा हॉल बंद पड़े हैं, जबकि इंडस्ट्री के कारोबारी अब दूसरे धंधे की ओर अपना रुख कर चुके हैं। जमीनी हकीकत ये है कि राज्य के 90% सिनेमा हॉल गोदाम में तब्दील हो गए हैं। दाऊद के करीबी फहीम मचमच की कोरोना से मौत हो गई है। सूत्रों के मुताबिक मचमच की मौत पाकिस्तान के कराची में हुई है। हालांकि दाऊद इब्राहिम के राइट हैंड माने जाने वाले छोटा शकील का दावा है कि मचमच की मौत पाकिस्तान में नहीं बल्कि साउथ अफ्रीका में हुई है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।